गुड आफ्टरनून बच्चों, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं अपन सेम हेड को। देखो वापस वही चीज, कहां तक जाना है 37(1) तक, वहां तक पहुंचेंगे तब जाके टोटल क्लियर होगा कि कितने सारे खर्चे जो हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से एकदम जायज है, ओके है, जिसे हम P&L में डेबिट कर सकते हैं और करना ही चाहिए, है ना। ठीक है, तो 35 तक तो हो गए। नेक्स्ट सेक्शन है 36। बच्चों सेक्शन 36 बहुत सारे खर्चे अलाउड करता है। सेक्शन 36 का जैसे मैंने 35 का नाम साइंटिफिक रिसर्च बताया, 32 का डेप्रिसिएशन बताया, 30 का बिल्डिंग से रिलेटेड खर्चे बताया। 36 को मैं एक कोई नाम नहीं दे सकता क्योंकि सेक्शन 36 बहुत सारे डिफरेंट एक्सपेंडिचर जो बिजनेस के लिए होते हैं उसको डेबिट अलाउड करता है, डेबिट करने को बोलता है। तो अपन इसका नाम नहीं दे सकते क्योंकि इसके बहुत सारे सब सेक्शंस है। सब सेक्शंस याद नहीं होंगे, सब सेक्शन फर्दर उसके क्लॉज बहुत मुश्किल है याद रखना, लेकिन ये जरूर याद रखो कि हाँ ये खर्चा सेक्शन 36 के एक पार्ट में कवर होता है। ठीक है, तो कुछ खर्चे जो सेक्शन 36 के हैं वो भी अपन पढ़ते हैं। इसके बाद वाली क्लास में जो खर्चे बच गए फिर वो पढ़ेंगे अपन, है ना। तो चालू करते हैं सेक्शन 36। सेक्शन 36 जो पहला खर्चा अलाउड करता है वो ऑब्वियस सी बात है, इसमें वो खर्चे आने वाले हैं जो 30 to 35 में कवर नहीं हुए लेकिन बिजनेस के लिए तो होने जरूरी है ना। तो अपन चालू करते हैं। सबसे पहले जो 11th-12th में बहुत कॉमन रहा है, बैड डेट्स। सेक्शन 36 क्या कहता है कि आप मेरे सेक्शन की मदद लेकर P&L में बैड डेट्स नाम का खर्चा डेबिट कर सकते हो। अब फिजिकल क्लासेस है नहीं तो मैं 5-10 मिनट तो यही काम था मेरा, मैं सब बच्चों से यही पूछता था बैड डेट्स की एंट्री क्या होती है। और मजाक की बात नहीं बच्चों, भरी हुई क्लास के अंदर भी केवल 1 या 2 जने ही बैड डेट्स राइट ऑफ की सही एंट्री बता सकते थे। आप भी सोचो कि अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि P&L में मुझे बैड डेट्स डेबिट करना है तो पहले राइट ऑफ करना पड़ता। तो हमने 11th क्लास 12th क्लास में बैड डेट्स राइट ऑफ की एंट्री क्या पढ़ी है? कोई पता नहीं कैश बोल देता है, कोई डेटर्स अकाउंट डेबिट बोल देता है, कोई P&L अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स बोल देता है, कई सोचते हैं। लेकिन एक्चुअल में एंट्री क्या होती है बैड डेट्स की? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, बैड डेट्स राइट ऑफ की एंट्री होती है बैड डेट्स टू डेटर्स। क्लियर? वो जो P&L टू बैड डेट्स होती है वो तो ट्रांसफर एंट्री होती है ना। ठीक है, मेरी बात समझो। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आपको बता रहा हूं, ये समझ में आ गया तो सिर्फ फॉर्मेलिटी रहेगी, ये सामने वाली कंडीशन को पढ़ना। समझना मेरी बात। मान लीजिए हमारे ट्यूशन में 4-5 एसी लगे हुए हैं हमारे इंस्टीट्यूट में, सारे जितने भी एसी है हमारे एसेट्स है। इनमें से एक एसी हमने किसी को बेच दिया, एसी बेचा 15,000 रुपए में। ठीक है, जिस बंदे को हमने ये 15,000 में एसी बेचा ना, उस बंदे ने कहा पैसे थोड़े दिन में दे दूंगा और बाद में वो पैसे खा के भाग गया। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, जनरल एंट्री बताओ इसकी। वो हमारे 15,000 रुपए खा के भाग गया है हमारी एसेट के, उसकी जनरल एंट्री बताओ। क्या बैड डेट्स टू डेटर्स जो आपके दिमाग में आ रही है क्या? मेरी बात समझना बच्चों। बैड डेट्स टू माना नुकसान हो गया, माना वो मेरे पैसे खा गया, लेकिन बैड डेट्स टू डेटर्स की एंट्री नहीं होगी। ये 11th क्लास 12th क्लास में हमारे टीचर्स ने भी सिखाया है। क्यों नहीं होगी ये जानना जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि हमारा काम एसी बेचना नहीं है। मेरी बात समझ में आई? मतलब क्या हुआ बच्चों? डेटर्स कौन होते हैं? डेटर्स होते हैं वो लोग जिससे आप रेगुलरली डील करते हो। कहने का मतलब, आप में से अगर हमारी कोई फीस खा के भाग गया, किसी का कोर्स कंप्लीट हो गया और उसने फीस नहीं दी, टीचर का स्टूडेंट पैसे खा के भाग गया, डॉक्टर का पेशेंट पैसे खा के भाग गया, लॉयर का क्लाइंट पैसे खा के भाग गया, सेलर का बायर पैसे खा के भाग गया, वो बैड डेट्स है क्योंकि उसमें वो रेगुलरली डील करता है। जिस चीजों आपका रेगुलर बिजनेस है, जिसमें आप डील करते हो, ज्वेलर की ज्वेलरी लेके कोई भाग गया और पैसे नहीं दिए, वो बैड डेट्स होता है। लेकिन अगर आपकी एसेट के पैसे लेके कोई भाग गया, आपके एसेट के पैसे नहीं दिए किसी ने, वो बैड डेट्स नहीं होगा। एग्जाम में यही आता है, कोई ध्यान देता नहीं है, मशीन बेच दी, पैसे खा गया, P&L में कितना डेबिट होगा, लोग कहते थे अच्छा इतने पैसे खा के भाग गया, इतना डेबिट होगा। ये नहीं सोचते कि मशीन है,
मशीन तो एसेट होती है, और एसेट होती है तो वो एसेट में थोड़ी रेगुलरली डील करता है। इसका मतलब P&L में बैड डेट्स डेबिट नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है या नहीं? तो सबसे कंडीशन जो अकाउंट्स में थी वही इधर भी है कि बैड डेट शैल बी रिलेटेड विद ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। आप पहले एग्जाम के ऊपर हेडिंग देखोगे उसका बिजनेस क्या है, फिर देखोगे बिजनेस हेडिंग के बाद उसका पैसा डूबा कहां है, मैच कर रहा है कि हाँ भाई इसका बिजनेस जो है उसी में पैसा डूबा है तो वो बैड डेट्स है। और सेकंड कंडीशन, राइट ऑफ की एंट्री पास करनी है। राइट ऑफ की एंट्री पास नहीं करी तो बैड डेट्स नहीं कहलाएगा। राइट ऑफ मतलब आपको सबको पता है ड्यूल अकाउंट सिस्टम से हमारे 11th-12th में अकाउंट्स बनते थे, P&L बनता था। ड्यूल मतलब हर चीज के दो इफेक्ट होते हैं। तो आप बैड डेट्स टू डेटर्स की एंट्री करोगे, आपको करनी नहीं है, आपको तो देखना है उसने की कि नहीं की। एग्जाम में लिखा हुआ है बैड डेट्स राइट ऑफ कर दिए मतलब एंट्री कर दी। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का है, बात खत्म, बैड डेट्स P&L में डेबिट हो जाएगा। अगर ये लिखा है वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, राइट ऑफ नहीं किया, सॉरी, तो दो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो बैड डेट्स डेबिट नहीं होगा। समझ में आ रहा है? मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। तो सुनो बच्चों, बैड डेट्स सेक्शन 36 कौन सा खर्चा अलाउड करेगा? बैड डेट्स। कब अलाउड करेगा? जब कितनी कंडीशन पूरी हो? दो। पहली कंडीशन राइट ऑफ की एंट्री हो जानी चाहिए, और दूसरा चेक करोगे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई तो बैड डेट्स अलाउड। समझ में आया? क्लियर? ये क्लियर हो चुका होगा शायद मेरे हिसाब से। नेक्स्ट, इसी से जुड़ा हुआ एक पॉइंट पूछ रहा हूं मैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन चालू नहीं कर रहा। ये तो हो गया बच्चों बैड डेट्स, समझ में भी आ गया आपको, ठीक है। अब बैड डेट्स के बाद थोड़ा सब लोग सोच के बताओ, आपने एक बैड डेट्स रिकवर्ड की भी एंट्री पढ़ी है। पहले तो बैड डेट्स रिकवर्ड होता क्या होता है बैड डेट्स रिकवर्ड? आपका कोई पैसा पिछले सालों में लेके भाग गया और आपने बैड डेट्स की एंट्री पास कर दी, लेकिन उस पैसों को आप पूरा वापस लेने के लिए कोशिश कर रहे थे, चाहे कोर्ट केस किया हुआ है या उसके पीछे लगे हुए थे। फाइनली जिन पैसों के पीछे आप पड़े थे, जो पैसे आपके डूब गए थे, वो इस साल पूरे या कुछ पोर्शन रिकवर हो गया। रिकवर हो गया, जो डूब गया था तो वो बैड डेट्स रिकवर्ड है। अब बैड डेट्स रिकवर्ड है तो एंट्री क्या पास होगी? स्कूल में क्या एंट्री पास करी थी? स्कूल में एंट्री पास करी थी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। ये एंट्री होती है ना, कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड। और बैड डेट्स डेबिट होता है तो रिकवर्ड क्या होता है? क्रेडिट। सिंपल सी बात है भाई, बैड डेट्स को ट्रांसफर करते हैं P&L के डेबिट में, तो बैड डेट्स रिकवर्ड को क्या करोगे? P&L की क्रेडिट साइड में लिखोगे। समझ में आ रही है मेरी बात यहां तक? ठीक है। अब बहुत ढंग से सुनना बच्चा, बहुत काम की बात। मैं ये डेबिट क्रेडिट सिखाने के लिए यहाँ नहीं आया, ना मैं इतना टाइम वेस्ट कर रहा हूं इसी चीज के लिए कि बच्चों बैड डेट्स डेबिट इसलिए होता है और रिकवर्ड क्रेडिट इस वजह से होता है। ये एंट्रियां आपको आनी चाहिए, हमें वापस बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, जिसका क्वेश्चन एग्जाम में मैंने 5 to 6 टाइम्स देखा हुआ है आपके मल्टीपल चॉइसेस के अंदर, वो क्वेश्चन क्या आता है? सुनो, बहुत ढंग से सुनना उस क्वेश्चन को। एग्जाम में आता है 17-18 में बैड डेट्स हुए, जिसको टोटल बैड डेट्स हुए 40,000। समझना अच्छे से। 17-18 में 40,000 रुपए का बैड डेट्स हुआ, लेकिन गवर्नमेंट ने 28,000 ही अलाउड किया। हो सकता है 12,000 इसलिए नहीं अलाउड किए, राइट ऑफ नहीं किए होंगे, जेन्युइन नहीं होंगे, या गवर्नमेंट को आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए, कोई भी वजह होगी। आपकी नजर में बैड डेट्स 40,000 हुए थे, आपने डेबिट भी 40 किए थे, लेकिन गवर्नमेंट ने अलाउड कितने किए? 28। फाइनली गवर्नमेंट ने 28,000 को ही डेबिट करने दिया, 12,000 डिसअलाउड कर दिए। कर दिए, गवर्नमेंट है, कर सकती है। अब हुआ क्या? 1920 में आप पीछे तो लगे हुए थे, जिन जिन लोगों, मान लो ये मेरे पे एग्जांपल लेता हूं, आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगेगा। 17-18 में कुछ बच्चे मेरी फीस खा के भाग गए, टोटल फीस 40,000 खा के भागे थे। 40 में से 28,000 तो गवर्नमेंट ने जेन्युइन माने और 22,000 के बोला नहीं, ये जेन्युइन नहीं है, ये फीस को हम बैड डेट्स नहीं मानेंगे। कोई बात नहीं,
मेरी नजर में तो मेरे 40,000 रुपए गए ना। अब हुआ क्या, मैं उन बच्चों के पीछे लगा हुआ था। 1920 में फाइनली क्या हुआ बच्चों, मैं उन बच्चों के जिनके पीछे लगा था उनको CS फाइनल में मेरे पास आना ही था। जब वो आए तो मैंने छोड़ा नहीं, पहले फीस लाओ फिर पढ़ाऊंगा, और वो 40,000 रुपए रिकवर हो गए, है ना खुशी की बात। ठीक है, अब 40,000 रिकवर हो गए तो क्या करूंगा, कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री करूंगा। मैं करी मैंने एंट्री करने के बाद फिर क्या करूंगा, P&L की क्रेडिट साइड में 40,000 लिखने पड़ेंगे। यही होती है ना ट्रांसफर एंट्री, कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड, फिर बैड डेट्स रिकवर्ड टू P&L, है ना। कुछ गलती है क्या, 1920 में मैंने 40,000 रुपए क्रेडिट किए। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, अब आपको गलती बतानी है। ठीक है, क्या क्वेश्चन क्या आता है, इन द ईयर 1718 bad debts amounting rupees 40,000 debited by the assessee but only 28,000 allowed by the government. However, in the year 1920, 40,000 which was previously treated as bad debts now recovered and credited in P&L. Whether any adjustment entry is required. अब आपको ये बताना है, इस साल 40,000 रुपए जो P&L में क्रेडिट हुए हैं, मैंने 40,000 पूरे क्रेडिट कर दिए, क्या सही किया क्या गलत किया, और अगर गलत किया तो सही करो। आप क्या गलत किया सोचो। आपको यहीं पॉज करके उल्टा 1 मिनट मेरी वीडियो को पॉज करके सोचना है, ठीक है, कि क्या गलत किया और सही कैसे होगा। सच में बता रहा हूं बच्चों, आपको पॉज करके वेट करना है। मैं इतनी देर बार बार वेट नहीं कर सकता, लेकिन आपको करना है कि ये गलत क्या है। पहले सोचो, 1 मिनट शायद टाइम हो गया, आपने सोच लिया, गलती आपको शायद पता चली या नहीं, वो चेक करते हैं अपन। देखो बच्चों, 40,000 क्रेडिट करने से 40,000 रुपए से मेरा नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा। भाई मैंने 40,000 क्रेडिट किए P&L में, तो क्रेडिट करने से 40,000 रुपए से प्रॉफिट बढ़ गया। प्रॉफिट बढ़ गया तो टैक्स 40,000 रुपए देना पड़ेगा। लेकिन बच्चों सुनो, 17-18 में मैंने जब 40,000 रुपए डेबिट किए थे तो गवर्नमेंट ने फाइनली डेबिट करने कितने दिए, 28, 12,000 डिसअलाउड कर दिया, तो डेबिट नहीं करने दिया। डेबिट नहीं करने दिया इसका मतलब गवर्नमेंट उस पर टैक्स ले चुकी ना। मेरी बात बहुत सिंपल है, मैंने 40 डेबिट किए, जैसे मैं ऊपर समझाता, यहां समझाता हूं। मैंने 40 डेबिट किए, गवर्नमेंट ने कहा 40 नहीं 28 ही डेबिट होंगे, 12,000 डेबिट मत करो, और कर दिए तो फिर आपने गलत किए, जिससे प्रॉफिट कम हो गया और मेरे प्रॉफिट में 12,000 जोड़ दिए। तो इसका मतलब 12,000 पे मैं ऑलरेडी टैक्स दे चुका हूं ना। ठीक है, 28,000 ही तो डेबिट करने दिए, जो डेबिट नहीं करने दिए उस पर टैक्स दे दिया, तो वापस नहीं दूंगा। और ये 12,000 इसी 40,000 का तो पार्ट है। ये 40,000 कौन से हैं, वही वाले तो हैं, और इस 40 में से मैं 12 पर टैक्स दे चुका। तो अगर मैंने यहां क्रेडिट 40,000 वापस किए तो फिर 12,000 पे टैक्स लग जाएगा। मैं बहुत सिंपल कंसेप्ट बता रहा हूं अकाउंट्स का, 11th क्लास का, ये टैक्स का कंसेप्ट है ही नहीं। तो अब गवर्नमेंट कहती है बात तो सही है, आउट ऑफ 40 वो 12,000 हमने पहले ही डिसअलाउड कर दिए थे, माना ही नहीं था बैड डेट्स है, बेचारे ने टैक्स दे दिए, तो वापस क्यों देगा। इसका मतलब क्रेडिट साइड में 12,000 नहीं आने चाहिए थे, तो भी क्रेडिट कर दिए, करने से प्रॉफिट बढ़ गया। तो आपका एग्जाम में आंसर क्या आएगा, इन द ईयर 1920 12,000 रुपए P&L से 12,000 लेस हो जाएंगे। नेट प्रॉफिट में 12,000 को क्या करना है, लेस, क्योंकि मैंने गलती से डबल बार क्रेडिट साइड में इनकम डाल दी। क्लियर, ठीक है, समझ में आया। जितने रुपए पे आप पहले ऑलरेडी टैक्स दे चुके हो, इससे सिंपल भाषा नहीं है मेरे पास, जितने रुपए पर आप पहले ऑलरेडी टैक्स दे चुके हो उतने रुपए पर वापस टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो फाइनली क्या याद रखना है, 12,000 रुपए जिस पर टैक्स दे चुका वो अब P&L से हटा दोगे, मतलब क्या कर दोगे, लेस। और अगर यहां पे एग्जाम में आता कि बैड डेट्स रिकवर्ड इस साल 15,000 ही हुए, 40,000 बैड डेट्स हुए थे, लेकिन 40 में से रिकवर अभी कितने हुए, 15, तो भी आंसर सेम आएगा। हम यही मानेंगे, हम पहले 12,000 तक टैक्स नहीं देंगे।
क्लियर? अगर यहाँ 8,000 आता तो पूरे 8,000 लेस होते, क्योंकि हमने तो दिमाग में सेट कर रखा है बैड डेट्स रिकवर्ड अप टू 12,000 टैक्स नहीं देना। 8 रिकवर हुए तो पूरे 8 को हटा दो, अगले साल 4 हुए तो फिर 4 को हटा दो। ठीक है, समझ में आया? अकाउंट्स कंसेप्ट था ये। तो ये बैड डेट्स खत्म। ठीक है, बैड डेट्स खत्म और उससे रिलेटेड बैड डेट्स रिकवर्ड भी खत्म। नेक्स्ट खर्चा अपन पढ़ते हैं। नेक्स्ट खर्चे का नाम क्या है बच्चों? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ठीक है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ये क्या है? सुनो, आप लोगों को पहले तो ये बताओ, प्रोविजन एंड रिजर्व आपने सबने सुना है 11th क्लास और 12th क्लास में। खूब सारे प्रोविजन रिजर्व आपने बनाए हैं, आपको नाम भी याद होंगे। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, ये प्रोविजन और रिजर्व बनते किस में से? सामने नहीं बैठे हो आप लोग, ये फायदा है आपका, वरना मेरा क्वेश्चन यही है आपसे, ये प्रोविजन रिजर्व बनते किस में से? किस में बनते हैं? प्रॉफिट से। प्रॉफिट से मतलब P&L से ना भाई। P&L में जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है उसमें से अपन जनरल रिजर्व, फ्री रिजर्व, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन टैक्स, फलाना खूब सारे प्रोविजन और रिजर्व नाम से खर्चा P&L में डेबिट करते हैं, है ना? ये कहां सीखा है? 11th और 12th में। अब यहां आते हैं, यहां की सबसे सिंपल बात, और वो सबसे सिंपल बात ये, एग्जाम में जैसे ही आप देखोगे कि इस बंदे ने प्रोविजन या रिजर्व नाम से खर्चा डेबिट कर रखा है, देखते के साथ खुश हो जाना। क्यों खुश हो जाना? क्योंकि सेक्शन में 32 37(1) में एक, इसको छोड़ दो, एक भी खर्चा ऐसा प्रोविजन या रिजर्व नहीं है जो गवर्नमेंट अलाउड करती है। इसका मतलब गवर्नमेंट कहती है डेबिट क्रेडिट वही करो जो एक्चुअल में ड्यू हो गए, जमा मत करो, पे मत करो, लेकिन ड्यू तो हो गए। ड्यू मतलब हम लाइबल हो गए। प्रोविजन और रिजर्व एक्चुअल नहीं होते, एस्टिमेट होते हैं, और गवर्नमेंट एस्टिमेट वाली चीजों से सख्त चिढ़ती है। गवर्नमेंट क्या कहती है? जो खर्चा आपने एस्टिमेट बेसिस पे बनाया है उसके लिए हमारे P&L में कोई जगह नहीं है, अकाउंट्स में होगी। तो इसका मतलब प्रोविजन रिजर्व देखते के साथ सोचना नहीं है, सीधा डिसअलाउड। डिसअलाउड मतलब डेबिट में नहीं आना चाहिए था, डेबिट में लिख दिया, डेबिट करने से प्रॉफिट कम हो गया तो क्या करोगे? ऐड करोगे। समझ में आया? ठीक है, लेकिन एक जने को प्रोविजन अलाउड है, कौन सा वाला? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ये किसको अलाउड है बच्चों? एक जना ऐसा है या एक बिजनेस ऐसा है जिसको गवर्नमेंट शुरुआत से मानती है कि ये बंदा जो बिजनेस कर रहा है हो ही नहीं सकता कि ऐसे बैड डेट्स नहीं हो। मतलब कोचिंग में गवर्नमेंट कहती है, कोचिंग में काय का बैड डेट्स? बच्चों से फीस टाइम से क्यों नहीं ली? ले लेते टाइम से, इतनी देर कोर्स चला, टाइम से नहीं ली, अब क्या प्रोविजन बनाएंगे, क्या पता डूब जाएंगे। तो गवर्नमेंट कहती है बैड डेट्स अलाउड है, डूब जाए तो डेबिट कर दो, प्रोविजन अलाउड नहीं है। कल कोई होटल वाला क्या कि हमारे यहाँ खाना खाने आया कोई, क्या पता पैसे दिए बिना भाग जाए तो प्रोविजन बना दे? नहीं, गवर्नमेंट कहती है आपका कैसा प्रोविजन। लेकिन एक बिजनेसमैन के लिए गवर्नमेंट कहती है ये वो बिजनेस कर रहे हैं जिसमें 99 100% तय है कुछ तो पैसे डूबेंगे डूबेंगे, हो ही नहीं सकता कि पैसे नहीं डूबे। वो कौन है? बैंक्स। बैंक्स का काम क्या है बच्चों? लोन देना। लोन आज तक ऐसी कोई बैंक नहीं है जो ये कह दे कि हमारा कोई एनपीए नहीं है। एनपीए सुना होगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। हर बैंक, एसबीआई की तो कोई लिमिट ही नहीं है, माल्या वाल्या आपने सुना होगा, बहुत सारे बड़े बड़े नाम, ये सब इतने बड़े बड़े लोग पैसे खा के भाग गए, तो छोटे छोटे फार्मर्स ये तो खाएंगे। ठीक है, तो अब बात क्या है? गवर्नमेंट को पता है पैसे तो डूबेगा, कुछ ज्यादा नहीं डूबे तो कम तो डूबेगा। तो फाइनली गवर्नमेंट ने कहा सिर्फ इन लोगों को प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाना अलाउड है, लेकिन एक मैक्सिमम लिमिट है। कहने का मतलब अगर मैक्सिमम लिमिट है 10 करोड़ तो 10 से कम तक अलाउड है। 8 करोड़ 9 करोड़ का बनाओ, और अगर 11 करोड़ का बनाया तो फिर 10 करोड़ तक ही डेबिट कर सकते हो। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स केवल इन 2 लोगों को अलाउड है। और अब मैक्सिमम लिमिट क्या है वो अपन पढ़ते हैं, किन को अलाउड है। अगर आप इंडियन बैंक को, अगर आप क्वेश्चन में देखते हो आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई वगैरह, इंडियन बैंक, शेड्यूल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक, इंडिया की कोई बैंक है
तो उस केस में गवर्नमेंट क्या कहती है, कितना मैक्सिमम प्रोविजन बना सकते हो? 8.5% ऑफ टोटल इनकम बिफोर डिडक्शन। अमेंडमेंट भी है, वो बात की बात है। आपकी जो टोटल इनकम है उसका इस बिफोर दिस डिडक्शन, बिफोर दिस डिडक्शन कहने का मतलब प्रोविजन डेबिट करने से पहले जो आपका प्रॉफिट आ रहा है, उस बैंक का जो प्रॉफिट आ रहा है, उस प्रॉफिट का 8.5%। मान लो आईसीआईसीआई बैंक का प्रॉफिट है 100 करोड़, 100 करोड़ प्रोविजन डेबिट करने से पहले, तो 100 करोड़ का 8.5%, 8.5 करोड़ प्लस 10% ऑफ लोन मेड बाय रूरल ब्रांच। इंडिया की कोई भी बैंक है, उसको गवर्नमेंट ने कह रखा है कुछ ब्रांचेस जो होंगी आपकी कहां सिचुएटेड होनी चाहिए, रूरल एरिया में भी। तो रूरल एरिया में होनी चाहिए, तो फिर गवर्नमेंट क्या कहती है, रूरल में पैसा ज्यादा डूबेगा तो वहां पे लोन अमाउंट का 10%। कहने का मतलब एक क्वेश्चन जैसे पढ़ाता हूं आपको, 100 करोड़ है प्रॉफिट और 1000 करोड़ है लोन जो रूरल को दिया, अर्बन से मतलब ही नहीं है। तो जो 100 करोड़ प्रॉफिट है उसका 8.5% और जो 1000 करोड़ रुपए लोन दिया है गांवों में, रूरल में, उसका 10%। 1000 करोड़ का 10%, 100 करोड़ प्लस 8.5 करोड़, 108.5 करोड़ रुपए का प्रोविजन वो बैंक बना सकती है। अगर उससे कम बनाया है एकदम सही है, डेबिट एकदम सही है, नो ऐड नो लेस। ज्यादा बनाया है तो उस केस के अंदर जो एक्सेस बनाया है वो डिसअलाउड हो जाएगा। समझ में आई बात? और अगर वो फॉरेन बैंक है, वो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, फाइनेंस कंपनीज है, तो गवर्नमेंट कहती है ये रूरल में तो जाती नहीं है। और लोन भी नॉर्मली भी ये अगर लोन देती है तो गोल्ड वगैरह ये सब अपने पास रख के देती है, इसलिए प्रोविजन थोड़ा कम है। 5% ऑफ इनकम बिफोर दिस डिडक्शन, प्रोविजन डेबिट करने से पहले जो इनका प्रॉफिट है उसका 5% तक ये क्या बना सकते हैं, प्रोविजन। क्लियर? समझ में आया? क्लियर हुआ ये? तो ये होगा प्रोविजन का क्वेश्चन, ये हम करेंगे। ये बैडेट्स का पॉइंट हुआ, ये अपन प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे। तो ये 2 प्रैक्टिकल पहले अपन को सॉल्व करना ही है, ठीक है। अभी आप एक बार इतना पढ़ो, फिर इसके बाद और पढ़ते हैं, ये समझो आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, फिर आप बचे हुए 2-3 पॉइंट और करते हैं यहाँ पर।